Hello everyone, my name is Vanchi and today we'll start with the chapter 3 from your book. The name of the chapter is Two Stories About Flying. This is a very beautiful chapter. इसमें आपको दो स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी और वो दोनों स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। आपको ऐसा लगेगा अरे इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे आपको बहुत ही अच्छा मॉरल मिलेगा, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो फर्स्ट आपका स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज मतलब, अब आप बोलोगे हिज कौन है? हिज है सीगल। सीगल कौन है? वाइट कलर का पक्षी है जो समुद्र के आसपास रहता है। तो वो मेल है, ऑब्वियसली हिज बोला है तो सीगल। उसकी पहली फ्लाइट मतलब उड़ान कैसे होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और ये चैप्टर लिखा है लियाम ओ फ्लैहर्टी ने। इस चैप्टर में क्या है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देती हूँ, फिर हम लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे ये चैप्टर। सीगल आपको भी पता है कि पक्षी हैं जो बहुत छोटे होते हैं, वो पहले उड़ नहीं पाते, वो धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं। तो जो ये सीगल था वो अपने पेरेंट्स के साथ एक प्लाट्यू में रहता था और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, सिबलिंग्स के साथ वो रहता था और वो सब उड़ते थे और आसपास जाके ढूंढते थे उनका खाना और वो ले आते थे खाना खाने के लिए। बट जो सीगल था वो बहुत छोटा था, उसको उड़ना नहीं आता था। तो उसके फैमिली उसको सिखाती थी कि हाँ ऐसे उड़ो। ऑब्वियसली आप जैसे चलना भी है, आपको चलना आपके पेरेंट्स ने ही सिखाया है। आपको एकदम तो चलना खुद से आया नहीं, आपको सिखाया ही, कोशिश करी आपने, आप फिर ही तो चले हो। तो ऐसे ही सीगल के साथ है, उसको सब सिखाते हैं बट वो ना सीखती नहीं, उसको उसको सीखता नहीं है, उसको ऐसा डर लगता है कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, और वो सीखता नहीं है। और फिर वो उड़ नहीं पाता और वो कुछ खाना अपने लिए ढूंढ नहीं लाता। फिर उसकी फैमिली ने भी उसका को सिखाना बंद कर दिया, उसको खाना देना बंद कर दिया। वो खुद जाते थे उड़ के अपने लिए खाना ढूंढ के ले आते थे और खाते थे। अब आप सोचोगे कि एक पेरेंट्स क्यों करेगा अपने बच्चे के साथ ऐसा, उसको खाना क्यों नहीं देगा। तो वही सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में। तो ऐसा क्यों हुआ वो अब हम देखते हैं। बिफोर यू रीड, since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. वो कह रहे पहले के टाइम पे, सिंस जब बहुत पुराना टाइम था, तब जो लोग थे वो ये सपना था उनका, या वो उड़ना चाहते थे आसमान में, कि आसमान में हम हक जमा सकें, उड़ सकें। जैसे सारी बर्ड उड़ती हैं, सबने सोचा होगा, आपने भी सोचा होगा हाँ हम भी उड़ना चाहते हैं, हर चीज़ देखना चाहते हैं आसमान से कैसी लगती है। तो हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग वगैरह, ऐसी दो स्टोरीज हैं उड़ने के ऊपर, वो देखते हैं। फर्स्ट है अ यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। वो कह रहे एक छोटा सा सीगल है जो बहुत डरता है उड़ने से, उसको डर लगता है उड़ने से। और आओ अब हम देखते हैं कि वो अपना ये फियर कैसे ख़त्म करता है, वो कैसे अपने फियर पे जीत हासिल करता है। सेकेंड वन इज अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म्स क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। और सेकेंड जो है वो एक पायलट की कहानी है। पायलट कौन होता है? जो एरोप्लेन चलाता है। और वो कह रहे हैं कि वो जो पायलट है वो गुम हो चुका है क्लाउड्स में, और वो अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ उसको पहुँचना था वो सेफली पहुँच गया है। उसकी किसने हेल्प करी है, अब हम ये सब भी सेकेंड वाली स्टोरी में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग seagull was alone on his ledge. Ledge means a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. दिस मीन्स एक छोटा समुद्री पक्षी अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था।
His two brothers and sister had already flown away the day before. उसके 2 भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भर कर जा चुके थे. He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डरता था. उसको डर लगता था कि वो गिर जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा, इसलिए वो अपने भाई बहन के साथ नहीं जाता था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब वो क्या कह रहे हैं कि किसी प्रकार से जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई कि हाँ मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ और अपने पंख फड़फड़ाने का ट्राई करा, तो वो डर गया. उससे हुआ ही नहीं, उससे उड़ा ही नहीं गया, वो डर गया पहले ही. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब वो क्या कह रहे हैं कि नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था. आपने देखा ही होगा समुद्र कितना बड़ा होता है, और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, और रास्ता वहाँ बहुत लंबा था. मीलों नीचे उसे ऐसा लगता था कि मानो उसके जो पंख है उसकी हेल्प नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था. He felt certain that his wings would never support him. यही बताया मैंने आपको, उसको ये डर था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. फिर उसने क्या किया, अपना सर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे जो उसकी एक होल बना हुआ था जिसमें उसका घर था, मतलब होल मतलब एक सुराग बना हुआ था, उसमें वो चला गया जहाँ वो रात को सोया था. नेक्स्ट. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब ये क्या कह रहे हैं कि जबकि उसके जो भाई थे और एक छोटी बहन थी, उसके 2 बड़े भाई थे और एक छोटी बहन थी, के पंख जो उसके वो विंग्स हैं वो उसके पंखों से छोटे थे. भागकर किनारे तक गए, उन्होंने पंख फड़फड़ाए तथा उड़ गए थे, लेकिन वह इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने डुबकी लगाने का ट्राई नहीं करा. वो जिसे कहते हैं ना, साहस भी नहीं जुटा पाया, और जिससे उसको ही बहुत बुरा फील होने लग गया कि उस एक कहते हैं ना, हमें खुद गिल्टी फील होने लग जाता है कि अरे यार हमने ये काम क्यों नहीं करा, हमें ये काम करना चाहिए था. उसको वो हिंदी में कहते हैं निराशाजनक, उसको ये खुद ही निराशाजनक प्रतीत हो रहा था. नेक्स्ट. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, वो तेज़ आवाज़ में चहचहाते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली बर्ड्स तो चहचहाती है, बोल के तो वो बोल नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकते, तो वो चहचहाते हुए उससे डांटते हुए उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक वो नहीं उड़ेगा. कहते हैं ना कि जैसे आपका कोई प्लान हो कहीं जाने का, आपको कहीं जाना हो, पार्टी हो, तो आपकी मम्मी क्या कहती है, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम नहीं जाओगे, ऐसे धमकियाँ देती है ना, डांटती भी हैं. होमवर्क आप कंप्लीट नहीं करते हो, आपको कहीं जाना होता है तो जाने भी नहीं देती, और कहती हैं कि जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तुम नहीं जाओगे. तो ऐसे उन्होंने बोला कि जब तक तू उड़ेगा नहीं, उड़ने की कोशिश नहीं करेगा,
तब तक तू भूखा रहेगा। चाहे एनिमल पेरेंट हो या ह्यूमन पेरेंट्स हो, वो सब फील सेम ही करते हैं अपने बच्चों के लिए। ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स ज़्यादा होंगे प्रोटेक्टिव आपके लिए, एनिमल्स भी उतना ही प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए जितना ह्यूमन बींग्स होते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब वो क्या कह रहे हैं, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका, क्योंकि उसको डर था कि वो उड़ेगा, वो गिर जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा, तो वो उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। अब जो ऊपर अब ब्रेडिंग लिखा होता है उसका मतलब है स्कोल्डिंग। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब वो क्या कह रहे हैं कि 24 घंटे, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था, तब से कोई उसके पास नहीं आया था, उसको कोई देखने नहीं आया था, ना उसका कोई सिबलिंग आया हो, ना उसके पेरेंट्स आए हो, वो अकेला ही था उस प्लेट्यू पे। एक दिन पहले पूरे दिन भर उसने अपने पेरेंट्स को और अपने सिबलिंग्स को एक साथ उड़ते हुए देखा था, और वह जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके सिबलिंग्स को एकदम उड़ने में परफेक्ट करना चाहते थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। मतलब बिल्कुल ऐसे परफेक्ट करना चाहते थे कि एकदम वो उड़ने में एकदम परफेक्ट हो जाए, वो ना गिरे, ना उनका बैलेंस बिगड़े, वो एकदम परफेक्शन से उड़ पाए। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और क्या कर रहे थे वो, वेव्स मतलब लहरों पर तैरने तथा मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की भी शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बर्ड्स क्या करती हैं, या तो सी एनिमल्स को खा सकती हैं, क्योंकि वो बर्ड्स खा सकती हैं, तो वो मछली पकड़ने की शिक्षा भी उसको दे रहे थे। नेक्स्ट, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. What what do you mean by herring? Herring means a soft find सी फिश, मतलब एक कोमल सी अच्छी सी सी फिश। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो एक कि क्या हुआ, असल में क्या हुआ, उसने अपने बड़े भाई को देखा उड़ते हुए आसमान में, और उसकी फर्स्ट हेरिंग पकड़ते हुए देखा और उसे निगलते हुए भी देखा। हेरिंग मीन्स अ सॉफ्ट फाइंड सी फिश, मछली को पकड़ने में और उड़ते हुए, मतलब उड़ते हुए उसने मछली पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए, मतलब उसने वो खा भी ली, वो ये सब देख रहा था। वो एक प्लेट्यू मतलब एक चट्टान पर खड़ा था, और उसके जो पेरेंट्स थे वो एकदम प्राउड से कैकल मतलब कूकते। जब बर्ड्स खुश होती हैं तो वो कौन सी आवाज़ निकालती हैं, कैकल, मतलब खुशी से कूकते हुए गर्व से चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और आपने भी देखा होगा, अगर आपके पास कोई पेट होगा, एनिमल या डॉग, तो जब वो खुश होते हैं ना एकदम ऐसे चारों तरफ भागने लग जाते हैं या अपनी टेल हिलाते हैं। तो ऐसे ही जब बर्ड्स खुश होती हैं तो वो चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती हैं। तो उसके पेरेंट्स एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे उनके बेटे के लिए। तो प्राउड की बात है, अगर आप फर्स्ट आओगे तो आपके पेरेंट्स भी तो कितना खुश होंगे। तो वो ऐसे फर्स्ट आया था अपनी लाइफ में, उसने फर्स्ट अचीवमेंट करी थी, अपनी लाइफ की फर्स्ट फिश पकड़ी थी और उसको खा लिया था। तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे उस पे। नेक्स्ट, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विद हिज कवर्डाइस। अब वो क्या कह रहे हैं कि और सारी सुबह उसका परिवार मतलब कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में
चल रहा था। वो उसके प्लाटियो पे नहीं आया, वो जहाँ था वहाँ पे बिल्कुल नहीं आया। वो उसके अपोजिट साइड भी एक प्लाटियो था, उस पे उसकी पूरी फैमिली उसको ऐसे टॉन्ट कर रही कि तू, तेरे से ये भी नहीं हो सकता, तू कायर है, और उसका हंसी मजाक उड़ा रहे। जो सामने वाली चट्टान है उसके बीच में चल रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge, had faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो जो सन था वो राइज कर रहा था, मतलब जो सन था वो आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। उसका जो प्लेट्यू था, उसकी जो चट्टान थी, उसका मुंह जिसे कहते हैं वो दक्षिण की ओर था। दक्षिण मीन्स साउथ। उसका जो प्लेट्यू था उसका फेस साउथ डायरेक्शन में था, और वहाँ तेज धूप थी, और उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पहली रात से कुछ नहीं खाया था। ऑब्वियसली जब आपको भूख लग रही होती है तो आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो, ना आपने कुछ खाया है ना पिया है, तो आप वो धूप में, जैसे आपने देखा भी होगा मॉर्निंग असेंबली में लोग फेंट भी हो जाते हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आए होते, क्योंकि जब आपको भूख लग रही होती है तो आपकी बॉडी पूरी रेस्टलेस होती है। तो जैसे ही धूप आई, सन आया ऊपर, तो उसको एकदम तेज गर्मी महसूस हुई। नेक्स्ट। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। ये हो गया। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. फिर उसने ट्राई करा कि मैं ऐसे दिखाता हूँ अपने फैमिली को, क्योंकि वो देख तो रहे हैं मुझे कि मैं सो रहा हूँ, देखते हैं वो क्या करते हैं। पर उसकी फैमिली ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसको ब्रीफली। वो धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और अपनी एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर वो दूसरी टांग पर खड़ा होकर उसने अपनी आंखें एकदम बंद कर ली, जिसे कहते हैं आंखें मूंद ली, और फिर दूसरी और उसने सोने का बहाना करा, ऐसे नाटक करा कि मैं सो रहा हूँ। फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर ही करा। क्योंकि पेरेंट्स हैं, वो उनको पता लग जाता है कि कब आप सच में सो रहे हो या बीमार हो, या कब आप नाटक कर रहे हो। क्योंकि पेरेंट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, तो उनको शायद पता लग गया होगा कि वो नाटक कर रहा है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads stuck on into their necks. अब वो क्या कह रहे, उसने अपने भाई तथा बहन को अपनी गर्दनों में सर छुपाकर, उसने अपने दो भाइयों और अपनी बहन को वो जो पठार प्लाट्यू था उस पर लेटे हुए देखा, जबकि उसने उनके सर अपने गर्दन में डूबे हुए थे। नेक्स्ट। His father was preening the feathers on his white back. What is preening? Making an effort to maintain feathers. उसने अपने जो उसके फादर थे वो अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंख को साफ कर रहे थे। मतलब वो कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो सब अपना अपना काम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। जो उसकी मम्मी थी सिर्फ वो ही उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि माँ का दिल ही होता है। सब अपना अपना काम कर रहे थे, उसको मान लो इग्नोर ही कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, बट जो उसकी मम्मी थी वही उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. जो उसकी मम्मी थी
वो प्लेट्यू पर एक ऊंची ज़मीन पर खड़ी थी ताकि वो देख सके उनका बेटा क्या कर रहा है। और जो उनकी सफ़ेद ब्रेस्ट मतलब छाती है, चेस्ट है, वो आगे की ओर निकली हुई थी। मतलब वो अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रही थी कि वो क्या कर रहा है और वो क्या नहीं कर रहा। आप भी जैसे झुकते हो ना आगे देखने के लिए कि ध्यान से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे प्लेग्राउंड में या क्लास में कोई कुछ कर रहा होता है और आपको देखना होता है कि ये क्या कर रहा है, जानना होता है, तो आप एकदम ऐसे बेंड हो जाते हो ना, झुक जाते हो देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ऐसे उसकी मम्मा कर रही थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब ये जेस्चर देखना उसकी मम्मी ने क्या किया। कभी कभी वह अपने पैरों, जो उसकी उनके पैरों में एक मछली पड़ी हुई थी, वो उस मछली को काट रही थी और फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। फिर नेक्स्ट, द साइट ऑफ द फूड maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Means वो द साइट मतलब एक व्यू, मतलब खाने की झलक उसको एकदम पागल कर रही थी। मैडेंड मतलब पागल, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं हो जाते जैसे कोई चीज़ आपको ना मिली हो और वो एकदम आपको मिल जाए तो मतलब आप ऐसे पागल से नहीं हो जाते, उछलने लग जाते, कूदने लग जाते, आपको समझ ही नहीं आता आप क्या कर रहे हो। तो ऐसा ही उसके साथ भी हो रहा था। उसे इस प्रकार, जो जैसे उसकी मम्मी कर रही थी, उसे उस प्रकार से जो फिश है या उनका जो फूड मान लो, भोजन मान लो, उसको काटना कितना ज़्यादा पसंद था। चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज़ करना, उसको ये सब बहुत पसंद था और वही उसकी मम्मी कर रही थी। ताकि यही जेस्चर मैं आपको ऊपर बता रही थी कि उसकी मम्मी को पता था इसको क्या आपकी भी मम्मा को पता होता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं। और अगर आप वो काम नहीं करते तो आपकी मम्मी कोई और जो आपकी फेवरेट चीज़ है वो आपकी आंखों के आगे ले आती है कि ठीक है अब बात करेगा, अब आएगा, अब मेरी बात मान लेगा। तो उसकी मम्मी भी यही कर रही थी, वही जो उसको पसंद है सब फिश के साथ करना या फूड के साथ करना, तो वो वही ये सब कर रही थी ताकि वो उड़ने की कोशिश करे, वो ये देख के हमारे पास आ जाए और कि मैं भी करूँगा। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. Go call, ah, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब वो क्या कह रहे हैं कि गा 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 मतलब वो रो रहा था। जैसे बर्ड्स साउंड निकालते हैं तो ये एक साउंड ही है गा गा गा। तो वो रो रहा था और अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ ले आओ, खाने के लिए मेरे लिए फूड ले आओ, प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। फिर उसकी मम्मी ने क्या बोला, ग्वा कॉल आ, और वो भी रिप्लाई में वापस चिल्लाई। Derisively means in a manner showing someone that he or she is stupid, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के ये दिखाना चाह रही थी कि अरे तू पागल है, तू उड़ सकता है, तू उड़ तो जा, कोशिश तो कर। But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. फिर अब क्या करा सीगुल ने, वो रोता रहा और चिल्लाता रहा, प्लेंटिवली मतलब दुख से उनको चिल्लाता रहा, बुलाता रहा। और फिर 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा। जॉयफुल स्क्रीम मतलब खुशी से चीखना।
His mother had kept up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसने क्या देखा, उसकी मम्मी ने जो एक मछली का टुकड़ा उनके पैर के पास पड़ा हुआ था वो उठाया और अपने मुंह में पकड़ा और उसकी तरफ उड़ने की कोशिश कर रही थी, मतलब बिल्कुल तैयार हो गई थी उसकी तरफ उड़ने के लिए और वो फिश का टुकड़ा उस तक ले जाने के लिए. He leaned out and he leaned he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अब क्या होता है, उसकी मम्मा उस तक खाना ले जाती हैं, मतलब उड़ रही होती हैं, रेडी होती हैं उस तक पहुंचाने के लिए, निकल चुकी होती है अपने प्लाट्यू से. और वो ईगरली, मतलब आप खुशी से, जैसे आपके पास आपकी फेवरेट चीज़ आनी होती है तो आप एकदम ऐसे खुशी से उसका इंतज़ार कर रहे होते हो ना, तो वैसे ही सीगुल भी कर रहा था. वो एकदम ऐसे उत्सुकता से आगे की ओर झुका, बेंड हुआ और अपने जो पैर हैं उसको चट्टान को ऐसे पीटा. जब आप खुशी में होता है, आपको समझ नहीं आता आप क्या करते हो, तो वो ऐसे अपने पैर चट्टान पे मार रहा था. जैसे ही वो उड़ रही थी, उसकी मम्मी उसके जैसे ही थोड़ा पास जाने का ट्राई किया, बट जब वो उसके बिल्कुल सामने थी वो एकदम रुक गई और उनके जो पंख थे वो शी हॉल्टेड मीन्स वो रुक गई, हर विंग्स मोशनलेस, जो उसके विंग्स थे वो भी एक स्टेबल हो गए, मतलब वो रुक गए, स्थिर हो गए, गतिहीन हो गए. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसकी मम्मी के मुंह में फिश थी, उनकी जो बीक में फिश थी वो ऑलमोस्ट सीगुल के बीक में पहुंचने वाली थी. जिससे कहते हैं ना, बस 1-2 सेकंड लगता और वो फिश उसके मुंह में होती, बट नहीं हुआ ऐसा. वो एकदम रुक गई. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसको मतलब एकदम वो सरप्राइज हो गया कि अरे, आश्चर्य हो गया कि अरे मेरी मम्मी अभी तो मेरे लिए खाना लाई थी, फिर वो ऐसे रुक क्या गई. और वो ये सोचता सोचता, वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही, वो ये एकदम ऐसे सोचता रहा. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, कि एकदम वो पागल तो था ही भूख के कारण. ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने जो फिश है उस पर जंप लगा दी, डाइव लगा दी, उछाल मार दी. विद अ लाउड स्क्रीम, एकदम जोर से चिल्लाया. ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इन स्पेस, जोर से चिल्लाया और उसके साथ आगे बढ़ा, और जो आसमान है, आसमान में नीचे की ओर गिरा. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next minute he felt his wings spread outwards. अब क्या होता है, उसका जो वो डर है, जो टेरर है उसके अंदर, मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षसी, भय मतलब टेरर, डर, उसमें व्याप्त हो गया और उसका दिल, जो उसका हर्ट है वो स्थिर हो गया, मतलब रुक गया. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन यह 1 मिनट में समाप्त हो गया. अगले ही मिनट उसने अपने जो विंग्स हैं उनको फैला हुआ महसूस किया. The wind rushed against his breast, feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. अब वो क्या कह रहे हैं, जो हवा है
वो उसकी छाती मीन्स ब्रेस्ट, फिर जो फेदर्स हैं, और फिर उसकी स्टमक के नीचे मतलब पेट के नीचे, और विंग्स के नीचे मतलब फेदर्स, उसके जो पंख हैं, पंखों के नीचे उसने हवा को महसूस किया। उसने अपनी पंखों के किनारों पर हवा कटक कटती हुई में मतलब कटिंग मतलब कटती हुई महसूस करी। आप जब एकदम ऐसे भागते हो, फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स डे में अगर आपने रनिंग करी हो, तो आप एकदम ऐसे भागते हुए जाते हो, जैसे बहुत 1 किलोमीटर की रेस है, तो ऐसे भागते हुए जाते हो तो आपको ऐसे लगता है ना कि आपके हाथों को हवा ऐसे काट रही है, काट हम की हवा को भी काटते हुए जा रहे हैं बहुत स्पीड में। तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, उसको भी यही लग रहा था कि जो उसके फेदर्स हैं, उनके जो कॉर्नर्स हैं, उन पर हवा से कटती हुई जा रही है। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था, जैसे वो पहले एकदम उसको ऐसा लगा वो गिर जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा, हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल वो नहीं गिर रहा था। फिर वो धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था। मतलब जब आप नया नया चलना सीखता है बच्चा, तो फिर वो चाहता है, जब वो सीख जाता है तो वो चाहता है वो हर जगह चला जाए, वो यहाँ भी चला जाए, वो वहाँ भी चला जाए, वो सीढ़ियाँ उतरने की भी ट्राई करता है। तो इसके साथ भी हो रहा था, ये चाहता था फिर ये हर जगह जाए। अब नेक्स्ट, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, डर तो मानो अब कहीं चला ही गया था उसके अंदर से। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। डिजी मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। उसको बस ऐसा लग रहा था कि उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसको अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। ऑब्वियसली जब आप बच्चा नया नया चलना सीखता है तो उसको भी अनकंफर्टेबल थोड़ा तो लगता है ना, कि वो गिर जाएगा। वो अपने दोनों हाथ ऐसे संभल संभल के पकड़ता है किसी चीज़ पे, या संभल संभल के पैर रखता है। उसको ऐसे थोड़ा तो डर होता ही है, या घबराहट कह लो, कि डिजी मीन्स घबराहट, कि मतलब हम गिर ना जाए, हमें कुछ हो ना जाए, हमारा बैलेंस ना बिगड़ जाए। ऐसा ही सीगुल को लग रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोared upwards. Ga 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 go call ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her mother with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curvet- curveting and banking and soaring and diving. अब वो क्या कह रहे हैं कि then he flapped his wings once. फिर उसने क्या किया, फिर उसने एक बार पंखों को फड़फड़ाया और वो ऊपर की ओर बढ़ गया और गाना गाने लग गया, गा 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 कॉल। उसकी जो मदर थी उसने भी देखा, और वो भी अपने पंखों को तेज करते हुए गुजरी, कि मैं अपने उसके पापा को बताऊं, उसकी फैमिली को बताऊं कि हाँ अब इसने भी उड़ना सीख लिया। उसने फिर अपनी माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। ये जो गा 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 है, ये उसकी मदर ने आवाज़ निकाली है और खुशी से, और वो अपने पंखों को एकदम ऐसे तेज करके हवा में उड़ रही हैं। और फिर उसने अपनी मम्मी को चीख के वैसा ही उत्तर दिया, उसका रिप्लाई किया। फिर उसके जो फादर हैं वो भी चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उसने अपने दोनों भाइयों और बहन को भी अपने चारों ओर घोड़े की भांति आगे की ओर घोड़े की भांति आगे कर तिरछी ऊपर उड़ती हुई तथा नीचे डुबकी लगाते हुए देखा, कि उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी मदर गा रही हैं गाना हवा में उड़कर, उसके पापा चिल्ला रहे हैं खुशी से, उसके भाई बहन चारों तरफ उसके घूम रहे हैं ऊपर नीचे खुशी में। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसा रिएक्ट करें। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। इससे क्या जेस्चर शो हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे।
Now, then he completely forgot that he had not always been able to fly. He commended himself to die and soar and curve, shrieking shrilly. फिर उसके फिर वो बिल्कुल ही भूल गया कि उसको उड़ना नहीं आता था, वो उड़ नहीं सकता था। और वो तेज चीखते हुए खुशी से आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने की और डुबकी लगाने लगा। मतलब वो हर चीज़ ट्राई कर रहा था अब, कि वो अब, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें हो रही थी उससे, जिससे वो डरता था कि उससे वो नहीं होगा, वो सब उससे हो रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट, he was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब क्या होता है? He was near the sea, मतलब वो समुद्र के पास था, ठीक उसके ऊपर से वह उड़ रहा था। उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा तथा वहाँ छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे, और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काँव काँव करने लगा। कॉड एम्यूजेंटली मतलब काँव काँव, जो इनकी वॉइस होती है, साउंड जो ये निकालते हैं। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। उसके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा और दोनों भाई और बहन, ने उस ग्रीन फ्लोर पे लैंड किया। और वो सब जो वो फर्श था उस पर उससे आगे बैठे थे। नेक्स्ट, दे वर beckoning to him, calling shrilly. Shrilly, he dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. Then, वह जो उसके पेरेंट्स थे और ब्रदर सिस्टर थी, वो उसे चीखते हुए बुला रहे थे। उसने डर से चीखते हुए तथा अपने जो विंग्स हैं उसको फड़फड़ाते हुए फिर उस जो वो ग्रीन समुद्र है उस पर उठने का ट्राई किया, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रयत्न किया। उसके पंख इसमें डूब गए। सैंक मतलब डूब गए। नेक्स्ट, he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not try and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब वो क्या कह रहे हैं कि वो एकदम ऐसे डर से उसने चीख मारी और अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने का ट्राई करा। बट वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था और भूख के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, रेस्टलेस था, और उसने बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर चुका था वो बारी बारी। तो वो ट्राई कर कर के ना वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब एक चीज़ अगर आपसे नहीं होती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे आपकी लेग्स आपके फोरहेड तक टच नहीं होती, ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिया है, आप इसको घर में ट्राई मत करना प्लीज़, या कहीं पे भी। बट आप क्या कर रहे हो, आप बारी बारी उसको टच करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा थक जाओगे और आप में अब और एनर्जी नहीं होगी। तो उसमें भी अब एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी और उससे वो ऊपर नहीं उठ सका। उसके जो लेग्स थे, पाँव जो थे, वो भी समुद्र में, सी में डूब गए थे।
फिर उसके पेट से उसे फिर उसने अपनी स्टमक से ट्राई करा कि हाँ मैं उठ सकूं, बट उससे ज़्यादा नहीं हुआ। वो उस सी में ऐसे फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, और उसके जो चारों तरफ उसकी फैमिली थी जो वो चिल्ला रही थी, उसको प्रेज कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी कि हाँ आपसे हो जाएगा, हो जाएगा। और उनकी जो बीक है, चोंच है, उसमें उन्होंने डॉग फिश, जो डॉग फिश एक फिश होती है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकती वो कैसी दिखती है। आप गूगल पे सर्च करोगे डॉग फिश तो आपको उसकी फ़ोटो, आपके सामने उसकी फ़ोटो आ जाएगी, आप उसको देखना। वो डॉग फिश के टुकड़ों टुकड़ों को अपनी बीक में रखकर उसको ऐसे मोटिवेट कर रहे थे, हाँ आजा तुझे भूख लग रही है, फिर हम ये खाएंगे, लालच दे रहे थे, जैसे छोटे बच्चे को नहीं देते जब वो चलना सीखता है तो उसको जैसे टॉफी रख देते हैं सामने कि हाँ इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो ऐसे ही उसकी फैमिली कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा प्रेज कर रही थी, चिल्ला रही थी, मोटिवेट कर रही थी। और इसी तरह उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो ली, उसने अपनी पहली उड़ान फिर भर ली थी एट द एंड, बहुत ज़्यादा ट्राइज के बाद, बहुत ज़्यादा जिसे हिंदी में कहते प्रयत्न के बाद उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली। एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस स्टोरी, सॉरी, एंड ऑफ द स्टोरी। आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली कि आप कभी भी हार मत मानो। आपको जैसा ऐसा लगे आपसे नहीं हो रहा तो आप उसको ट्राई करो, हर हालत में आपसे होगा, क्योंकि बिगेस्ट मोटिवेटर्स, सपोर्टर्स कौन होते हैं? आपकी फैमिली ही होती है। वो आपको मोटिवेट करती है हर बुरी या कठिन सिचुएशन में, आपको मोटिवेट करती है। चाहे आपको पहले लगे हाँ ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसको भी कितना बुरा लगता था कि हाँ ये सब खा रहे हैं, मैं इनको खाता हुआ फिश देख रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा, कोई मुझे नहीं दे रहा। फिर उसने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करी और उसकी मम्मी ने ऐसे उसको लालच देते हुए उड़ना सिखा दिया। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आपको नहीं पता था ना आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। नाउ विल start with the question answers. Thinking about the text. Question number 1. Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take his first steps? And the answer is the young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared that he might fall and hurt himself. He thought that his wings would not support him while he attempted to make his first flight. Yes, it's quite natural and obvious that doing something for the first time can be frightening and a bit challenging. Certainly, all birds must be afraid to make their first flight. Next paragraph. Likewise, a human baby is also afraid and finds it very challenging when it takes its first step or when it learns to crawl or walk on its own without any support. Question number 2. The sight of the food maddened him. Wh- What does his what does this suggest? What compelled the young seagull to fly finally? Answer is the young seagull failed to muster up the courage to make his first flight. His family constantly upbraided him to take the plunge, but to no avail. They let him stay on the ledge until he was ready to take the plunge. He was left there for more than 24 hours and was very hungry by then. Due to this hunger, he was ultimately compelled to fly. Furthermore, his hunger intensified when he saw his mother tearing at a piece of fish
that was lying at her feet. He cried desperately, begging her to get some food for him. Seeing this, when his mother came towards him with food in her beak, the little seagull screamed with joy. However, she stopped midway, and the young seagull wondered why she did not come closer to him. Maddened by hunger, he divided he dived DIVED at the food in his mother's beak. At that moment he fell outwards and downwards into the great expanse of sea beneath the cliff. He was terrified and his heart stood still, but soon enough he felt his wings spread outwards and he realized that he could fly like others. Therefore his hunger overpowered his fear and finally made his first flight joyfully. Question number 3. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? The young seagull's parents were constantly beckoning him and he tried everything to make his first flight. However, he was very reluctant to take the plunge due to his fear of falling down from the cliff. He looked at his brothers and sister who flew away, but he was hesitant to make any effort. Due to this reason, his whole family had left him alone on this ledge and threatened and persuaded him to fly. But all the efforts went in vain. Question number 4. Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs. You have to do it by yourself, but I'm ex- I am sharing my experience. अगर आप अपना एक्सपीरियंस लिखना चाहते हैं तो अपना भी लिख सकते हैं. ये आंसर अपनी पर्सनल चॉइस से लिखना है आपको. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ अपना, फिर आपको अच्छा लगे तो आप वही लिख लेना, वरना आप अपना भी लिख सकते हो. ओके. आंसर इज येस, आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस while traveling to learn how to ride a bicycle when I was in the fourth standard. Initially, I found it difficult to balance myself and fell down often, which developed a fear of cycling in me. Unable to overcome the fear, I gave up cycling, but my parents would always cajole me to try and practice cycling whenever I get time. My father would hold the bicycle from behind to help me balance myself, but whenever he took off his hand, I would lose balance and fall down. Gradually, as I practiced every day, my cycling skills improved, and I could ride it without my father's support from behind. This also developed a confidence to a great extent. Thus, I overcome my fear of cycling and started riding the cycle confidently. When I practiced it daily, now I use a cycle while going to and coming from school every day. Question number 5. In case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed in the examples you have given in answer to the previous question. Was your success guaranteed or was it important for you to try, regardless of a possibility of failure? It is natural for everyone to face some problems initially while trying to learn or pick up a new skill. Many a time, due to the fear of failure, we are reluctant to perform a particular task or attempt something new. In the case of the seagull, his parents constantly cajoled him
into flying. Similarly, when I was learning to ride a cycle for the first time, my father always persuaded me to learn to cycle. Hence, at the stage, it was important for me to overcome my fear and learn cycling for my own good. Next paragraph. Yes, my success was assured. Assured because if one is focused and determined to achieve something, then success is guaranteed. Moreover, we are all aware of the famous quote, practice makes a man perfect. Speaking, we have just read about the first flight of a young seagull. Your teacher will now divide the class into groups. Each group will work on one of the following topics. The speaking and writing section आपको खुद करना है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हो. बाकी आपको स्पीकिंग और राइटिंग खुद करना है क्योंकि आपकी खुद के एक्सपीरियंस है. मैं अभी ग्रुप्स नहीं बनवा सकती आपको. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी. मॉरल इज़, अगर आप कुछ चीज़ करने का ठान लोगे तो सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, वो तो गारंटीड है. क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल कोट है, आपने भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 5वीं बार आपसे गारंटीड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती. इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन. सो व्हाट इज दिस? इन दिस स्टोरी, इसमें पोएट ने एक बहुत ब्यूटीफुल पोएट या राइटर ने बहुत, क्योंकि वो एक पोएट भी थे, तो बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि आपको कोई भी काम या अपना कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है. उसको अच्छी तरह सोचना है, एनालाइज करना है और फिर लेना है. जल्दी से लिया हुआ कोई डिसीजन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. तो आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना है कभी भी, तो आपको सोचना है, समझना है, फिर लेना है. ये नहीं कि विद इन अ सेकेंड किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया और वो कर दिया. वो आपके लिए बहुत नुकसान दे सकता है आपको. इसमें एक स्टोरी है एक पायलट के बारे में, जो एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके ले जा रहा है. और वो जहाँ ले जा रहा है वो उसकी होम कंट्री है, उसका अपनी कंट्री है. वो अपने फैमिली से मिलेगा, छुट्टियों में जा रहा है, वो अपनी फैमिली से मिलेगा, उनके साथ ब्रेकफास्ट करेगा. बहुत टाइम बाद मिल रहा है वो अपनी फैमिली को, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है. अगर आप भी अपनी फैमिली से बहुत टाइम बाद मिलते हो तो आप भी कितना खुश होते हो ना. इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है. वो बहुत जल्दी पहुंचना चाहता है, बस मैं अपनी फैमिली के पास पहुंचूं. और जब वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं, पूरा आसमान ब्लैक हो जाता है, स्टॉर्म आ जाती है. एक टाइम के लिए तो वो भी थोड़ा डर जाता है कि अब क्या होगा आगे. एडवर्स कंडीशंस हो जाते हैं एकदम से, क्योंकि एकदम आपको मौसम का नहीं पता कब बदल जाए. कहते हैं ना, मौसम एकदम बदलता है, तो कभी भी बारिश आ सकती है, धूप आ सकती है, कुछ भी हो, आंधी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसा ही हुआ, एकदम सारे बादल आ गए, आसमान काला हो गया और वो घबरा गए. वो क्यों घबराए? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपकी आंखों के आगे भी सब कुछ ऐसे काला काला आ जाए, धुंधला हो जाए, कोई साफ कुछ दिखे ही ना, तो आप आगे कदम भी नहीं बढ़ा सकते. तो वो एरोप्लेन कैसे आगे बढ़ाते? उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था. तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे ये सिचुएशन में. और अब पायलट के पास 2 सिचुएशन हैं, या तो वो वापस चले जाएं, आगे ना बढ़ें क्योंकि वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, या फिर वेदर कंडीशंस में लड़कर, उससे जूझ कर आगे चले जाएं अपनी फैमिली के पास, अपनी हैप्पीनेस को देखें. उनके पास 2 हैं, या तो वो पीछे चले जाएं और जब
सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो तब चले जाएं अपनी फैमिली के पास, या पहले अपनी फैमिली के पास चले जाएं, ध्यान ना दें वेदर पे, अपने रिस्क में डाल दें खुद को भी और पैसेंजर को भी। तो ये ऐसी सिचुएशन थी कि इसमें पायलट को बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना था कि आगे क्या करें, एनालाइज करना था हर चीज़। तो अब हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है हमारे ऑथर ने। ऑथर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। पैराग्राफ नंबर 1। आई होप आपको स्टोरी का आउटलाइन समझ आ गया होगा कि स्टोरी में क्या है और कैसा है ऐसा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. जो मून था वो ऊपर आ रहा था ईस्ट में और वो मेरे पीछे था बिहाइंड मी, और जो स्टार्स थे वो एकदम शाइन कर रहे थे स्काई में जो मेरे ऊपर थे, और एक भी बादल नहीं था स्काई में। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई भी बादल नहीं था स्काई में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब क्या कह रहे हैं कि वो सोए हुए कंट्री साइड मीन्स इलाकों के ऊपर से गुजरते हुए भी गुजर रहे थे और वो अकेले रहकर भी खुश थे। वो उनको ये नहीं चाहिए था, उनको कोई और चाहिए था बात करने वाला या कुछ, क्योंकि रात का टाइम हो गया था और सब सो रहे थे, कोई चहल पहल नहीं थी नीचे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन over France, back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने जो नाम है डकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। फ्रांस से वो वापस इंग्लैंड जा रहे थे। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का इंतज़ार कर रहा था, मतलब रहने का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपनी घड़ी की ओर देखा, मतलब उन्होंने अपनी वॉच की तरफ देखा और टाइम था 3:30 बजे का सुबह के, मतलब रात ही है, सुबह मतलब 4 बजे स्टार्ट होती है ना सुबह, तो उसका आधा घंटा पहले। नेक्स्ट, आई शुड कॉल Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. इसमें अब आपको बताएंगे कि कैसे बात होती है एक एरोप्लेन से दूसरे स्टेशन पे कंट्रोल रूम में। तो वो क्या कह रहे हैं, मैंने सोचा मुझे जल्दी ही पेरिस के जो कंट्रोल रूम है से बात करनी चाहिए। कंट्रोल रूम को हिंदी में हम कहते हैं नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। जैसे ही मैंने एरोप्लेन के अगले भाव से आगे देखा, मैंने अपने सामने बड़ा शहर देखा, उसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स थी, और मैंने अब रेडियो चलाया तथा कहा, और उन्होंने क्या कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS088 है क्या, आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, समाप्त। ओवर ऐसे बोलते हैं ना, हेलो और लास्ट में बोलते हैं ओवर। हेयर मतलब उन्होंने अपना
जब भी आप किसी पुलिस स्टेशन या किसी कंट्रोल रूम में बात करते हो तो आप अपनी, जैसे आपकी कोई भी जैसे गाड़ी है फॉर एग्जांपल, वो चोरी हो गई है तो आप उसका पूरा नंबर भी बताते हो। जैसे ट्रेन है, ट्रेन भी जैसे दूसरे स्टेशन पे उसको कॉल करना होता है तो वो पूरा ट्रेन नंबर भी बताते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपना एरोप्लेन नंबर भी बताया, डकोटा DS008 हेयर। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, मैं इंग्लैंड पहुँच रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और जो कंट्रोल रूम है उनका भी रिप्लाई उसको जल्दी ही इमीडिएटली उसी समय आ गया। और क्या आया? DS088 आई कैन हियर यू। उन्होंने कहा हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS00088 ओवर। फिर अब उन्होंने क्या कहा? अब तुम्हें बाहर अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना चाहिए, DS088 समाप्त। फिर वो अब उनको डायरेक्शन बता रहे हैं कि अब आपको वेस्ट की तरफ टर्न ले लेना चाहिए। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. फिर उन्होंने मैप चेक करा और कंपास भी देखा। कंपास क्या होता है? उसमें लिखा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सारे डायरेक्शन होते हैं। उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? दिशा सूचक। उसको भी देखा। फिर उन्होंने क्या किया? एरोप्लेन में भी फ्यूल टैंक्स होते हैं, जैसे कार में एक टैंक होता है जिसको हम फुल कराते हैं पेट्रोल और डीजल से। तो ऐसे ही एरोप्लेन में भी फ्यूल टैंक्स होते हैं। तो उन्होंने अपना लास्ट और सेकंड और लास्ट दो ही होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। जो सेकंड है वो लास्ट है, उसकी तरफ एकदम टर्न उसको स्विच कर लिया और टर्न ले लिया लेफ्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट लेफ्ट में है। टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। और उन्होंने 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न ले लिया अपना डकोटा DS008। नेक्स्ट, आई I'll बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो कहते हैं मैं ब्रेकफास्ट तक टाइमली पहुंच ही जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, सब सही जा रहा है, मैं ब्रेकफास्ट तक अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। आपने देखा होगा मूवीज़ में जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वो ब्रेकफास्ट बहुत ही लैविश तरीके से करती हैं, मतलब बहुत ही बड़ा अच्छा फैंसी सा करती हैं, जिसमें कॉफ़ी होती है, शेक्स होते हैं, क्रोसों होते हैं, मैकरॉन्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, मतलब बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं वो लोग। अब वो ये सब सपने देखने लग गए कि हाँ मैं टाइमली पहुंच जाऊंगा अपनी फैमिली के पास, फिर हम अच्छे से बड़ा सा अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, वो बहुत आसानी से सब अच्छा था, आसान फ्लाइट थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने क्लाउड्स देखे तो पेरिस 150 किलोमीटर्स उनके पीछे था। आंधी वाले बादल थे और वे बहुत ज़्यादा बड़े थे। वो मेरे सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे स्काई में ब्लैक माउंटेन्स है, काले पर्वत खड़े हुए हैं, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था, ऐसा उनको लग रहा था। और वो जानते थे कि वो ऊपर से नहीं उड़ सकते थे, क्योंकि वो क्लाउड्स इतने ज़्यादा बड़े थे कि उनको पता लग, वो पायलट हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है कि वो उनके ऊपर से नहीं उड़ सकते। और
और जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, मतलब उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने, जैसे वो ऐसे चक्कर लगा लेते थे, लगा लगा सकते थे, बट उसके लिए भी उनके पास जो फ्यूल है वो इनफ नहीं था। वो ऐसे चक्कर भी नहीं लगा सकते थे कि हाँ मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, इधर उधर चक्कर लगा लेता हूँ, ये हट जाएंगे। आई ऑट टू, बट उनके पास इतना फ्यूल नहीं था। देन क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आई ऑट टू गो बैक टू पैरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। फिर उन्होंने क्या सोचा कि मुझे पेरिस लौटना चाहिए, उन्होंने सोचा, पर वो घर जाना चाहते थे, उनको वो ब्रेकफास्ट करना था। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. फिर उन्होंने कहा चलो एक रिस्क ले लेते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा और उस पुराने डकोटा को सीधा आंधी में उठाया, बिल्कुल ऐसे आंधी की तरफ ले गए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बट फिर बादलों के अंदर सब कुछ एकदम काला काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, कोई चांस ही नहीं था कि आपको एरोप्लेन के बाहर कुछ दिख सके। द ओल्ड एरोप्लेन jumped and twisted in the air. I looked at the compass. फिर क्या होता है, जो एरोप्लेन है उसने जंप करा और वो एकदम टर्न हो गया, मुड़ गया। देन आई लुक्ड एट द कंपस, फिर उन्होंने कंपस को देखा, पायलट ने। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपस वर टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और फिर उन्होंने कंपस देखा, उनको विश्वास ही नहीं हुआ उनकी आंखों पर कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो जो कंपस है वो एकदम ऐसे राउंड 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 घूमे जा रहा था, क्योंकि वो एरोप्लेन ही बिल्कुल उल्टा हो गया था और वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, ना उनको कोई डायरेक्शन समझ आ रही थी कि कहाँ जाऊँ, क्योंकि कंपस ही काम नहीं कर रहा था, एरोप्लेन भी बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, मुड़ गया था। इट वॉज डेड, और जो कंपस है वो खराब हो गया था। इट वॉज डेड मतलब वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और वो अब ठीक भी नहीं हो सकता, अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, और जितने भी और इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास डायरेक्शन चेक करने के, वो सब भी बिल्कुल ख़राब पड़े हुए थे, सभी ख़राब थे। फिर उन्होंने रेडियो को कॉल करने का सोचा क्या उन्होंने कर ही दिया रेडियो में कॉल। पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, ऐसे बोला कि पैरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, और उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब पता लगा क्यों नहीं उनको रिप्लाई मिला, क्योंकि द रेडियो वॉज डेड टू, और जो रेडियो था वो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। फिर क्या होता है, उनके पास ना अब रेडियो बचा है, ना कंपस बचा है, और उनको कुछ दिख भी नहीं रहा कि वो अब कहाँ पे हैं और कहाँ पे नहीं है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो आंधी में एकदम गुम हो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। फिर क्या होता है, फिर काले बादल तो उनके आसपास थे ही, फिर वो क्या देखते हैं, एक दूसरा एरोप्लेन देखते हैं अपने साथ में। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। और उस एरोप्लेन की भी जो लाइट्स हैं वो ख़राब हो चुकी थी। जो विंग्स, एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उन पे एक लाइट्स लगी होती है, ताकि पता लग जाए अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि सामने से कोई आ रहा है, क्योंकि फिर वो कैसे क्रैश ना हो जाए। तो उसकी भी लाइट्स ख़राब हो चुकी थी, बट जो पायलट है वो देख सकता था कि एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है उनके साथ में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और उनको ये दिख रहा था कि वहाँ पे जो दूसरा एरोप्लेन में पायलट है वो उनकी तरफ देख रहा है,
मुड़ा, टर्न टूवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब दुख के टाइम पे अगर आपको कोई भी सहारा दिखता है इतना सा भी, आप कितने ज़्यादा खुश हो जाते हो ना। तो पायलट भी खुश हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फंस चुका था। ना अब उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना रेडियो काम कर रहा था, ना कंपास था। वो टोटली ब्लैंक थे उस समय, क्योंकि काले बादल थे, कंडीशंस वर गेटिंग वर्स। तो उनको अगर एक फेलो भी अपना दिखा तो उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। फिर उन्होंने ऐसे सलाम नहीं करते, उन्होंने ऐसे अपना एक हाथ उनकी तरफ वेव मतलब ऐसे हाई करा। जैसे किसी से मिलते हैं तो पहले सलाम करते हैं, हाई करते हैं, तो ऐसे उन्होंने हाई करा। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। और वो दूसरा पायलट क्या कहता, फॉलो मी मतलब मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। क्योंकि उस पायलट को समझ आ चुका था कि जो हमारा वाला पायलट है वो खो चुका है। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। उनको लगा कि अच्छा ये तो मेरी हेल्प कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। और उन्होंने क्या किया, अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न ले लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। किसके सामने टर्न ले लिया, उनके एरोप्लेन के बिल्कुल सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। वो उसके बिल्कुल सामने आ गए कि जो पायलट है उनको आसानी हो उसको फॉलो करने में। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कार में हो, आगे बहुत ज़्यादा, अब फॉग का टाइम है, बहुत ज़्यादा फॉग है, तो क्या करते हैं सब लोग कार्स में एक दूसरे के आगे पीछे कर लेते हैं और बोलते हैं कि फॉलो करो, कि आपको पता लग जाए कि रास्ता कहाँ पे है। नेक्स्ट, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। फिर वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि अब ये स्ट्रेंज एरोप्लेन मेरी हेल्प कर रहा है और मैं उसके बिल्कुल पीछे अपना एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। जैसे ओबीडियंट चाइल्ड होता है जो सारी बात मानता है, सबकी मना नहीं करता कभी भी, शरीफ बच्चा, उसकी तरह वो उसको फॉलो करने लग गए। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। फिर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद भी वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो उनके बिल्कुल सामने ही था क्लाउड्स में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब क्या होता है, उनके पास तो आखिरी टैंक था, बट अब वो आधा घंटे तक फ्लाई कर रहे थे स्काई में, तो ऑब्वियसली उनका जो फ्यूल है वो ख़त्म तो होना ही था। फिर क्या होता है कि उनके एरोप्लेन में इनफ फ्यूल, बिल्कुल थोड़ा सा फ्यूल ही बचता है। इतना बचता है कि वो आगे 5-10 मिनट और ट्रैवल कर सकें, अपने एरोप्लेन को फ्लाई कर सके। उससे ज़्यादा फ्यूल नहीं था उनके एरोप्लेन में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर अब उनको और ज़्यादा डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूँगा। फॉलो तो कर रहा था मैं, बट मुझे ये तो ध्यान ही नहीं था कि मेरे पास फ्यूल ही नहीं है। अब फ्यूल ही नहीं है तो मैं उनको क्या ही फॉलो करूँगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर क्या होता है, वो जो सामने वाला जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, और जो पायलट है वो भी ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके उनको फॉलो करते हैं आंधी में, स्टॉर्म में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। फिर क्या होता है, सडनली अचानक से वो बादलों के बाहर आए और उन्होंने क्या देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, मतलब ऐसे लाइन्स बनी हुई है ऑफ लाइट्स, और बहुत ज़्यादा लाइट है उनके सामने। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए लाइट को देख के कि हाँ मैं वर्स कंडीशन से बिल्कुल बाहर आ गया, वर्स सर्कमस्टांसेस से। अब लाइट है, सब कुछ है, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और वो क्या था, एक रनवे था। रनवे क्या होता है, रनवे को हम बोलते हैं हवाई अड्डा, मतलब एयरपोर्ट। और वो सेफ थे, वो सुरक्षित थे। I turned to look for my friend in the black
एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। फिर उन्होंने पीछे देखा, जो मतलब फ्रेंड ही मान लो उनका, उन्होंने हेल्प करी इतनी, उनको बाहर निकाला कि पीछे देखो अपने फ्रेंड को, वो जो ब्लैक एरोप्लेन में थे। बट उन्होंने देखा तो जो स्काई था वो बिल्कुल एम्प्टी था, बादल में मतलब आसमान में कोई और एरोप्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ और नहीं था, सिर्फ स्काई ही था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काला एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, अब वो पायलट को कहीं भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, आसमान में देखने की कोशिश करी, बट वो उनको नहीं दिखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in this storm? No, other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. अब क्या होता है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ये भी मेन पैराग्राफ है। वो नीचे उतरे, उन्होंने एरोप्लेन को नीचे उतारा, लैंड किया, और उनको भी बिल्कुल भी दुख नहीं था, और वो एरोप्लेन से उतरे और कंट्रोल टावर की तरफ गए। और उन्होंने कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन है, जो मैम है, उनसे पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ, और जो दूसरा पायलट था वो कौन है, मुझे उनका नाम बताओ, मुझे उनको थैंक यू बोलना है। फिर जो वो वुमेन थी, उन्होंने उनको बहुत ही स्ट्रेंजली देखा, मतलब आश्चर्यजनक देखा कि, और हंसने लगी। बहुत स्ट्रेंज बात है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और वो हंसने लगी फिर उसको देख के कि फिर उन्होंने बोला अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन क्या ऊपर स्ट्रॉम आंधी में था? फिर उन्होंने कहा नो, कोई और एरोप्लेन नहीं था, रात में कोई और एरोप्लेन नहीं चल रहा था, बस आपका ही इकलौता एरोप्लेन था जो मैं रडार में देख सकती हूँ। रडार क्या होता है? Means a system that uses radio waves for finding the position of moving objects, for example ships and planes। कि मतलब हम एक वेव्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा बस आपका इकलौता एरोप्लेन था, बस आपका ही एरोप्लेन था जो इन सर्कमस्टांसेस में स्काई में था, और कोई नहीं है, रात को और कोई नहीं चल रहा था। तो फिर पायलट ने बोला सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है कि फिर किसने हेल्प करी उनकी, क्योंकि उनके पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, उनका रेडियो भी ख़राब था, उनका कंपास भी ख़राब था, और उनके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं बचा था उनके टैंक में। तो हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? तो उन्होंने कहा वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में वो पायलट कौन था जो आंधियों में मेरे साथ चल रहा था, उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, और उसमें लाइट्स भी नहीं थी। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर इज, बस ऑथर ने यहीं पे ये स्टोरी एंड कर दी कि वो सेफली मतलब लैंड हो गए। ये नहीं बताया कि वो दूसरा एरोप्लेन कौन था, कहाँ से आया था, या तो ये एक मिरेकल था कि गॉड ने उनकी हेल्प करी है, उनको सेफली लैंड करवाया है। और जो ऑथर हैं उन्होंने गलत ही डिसीजन लिए थे। उन्होंने अपने फैमिली, अपना वेकेशन को देखा, और स्ट्रॉम में एरोप्लेन फ्लाई कर रहे थे। डिस्पाइट क्या होना चाहिए था, उनको वापस ले लेना चाहिए था अपना एरोप्लेन, और जब सिचुएशंस अंडर कंट्रोल होती तब वो वापस अपना एरोप्लेन ले जाते और अपनी वेकेशंस एंजॉय कर लेते। अगर वो ब्रेकफास्ट ना भी कर पाते तो वो अपना डिनर कर लेते अपनी फैमिली के साथ, पर सेफ तो पहुंचते। उन्होंने क्या किया, रिस्क ले लिया और अपनी भी लाइफ को जोखिम में डाल दी, और साथ में पैसेंजर्स की भी। इसको सेल्फिशनेस भी हम बोल सकते हैं। बट अच्छा है ब्लैक एरोप्लेन था जिसने हेल्प करी पायलट की और उनको अच्छी तरह लैंड करवाया।
वरना तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स थी, कुछ भी हो सकता था, सबकी लाइफ रिस्क में डाल दी थी उन्होंने। मतलब आगे बहुत खतरा था और उन्होंने फिर भी रिस्क लिया, बट लास्ट में ऑथर ने हमें एक स्ट्रेन सिचुएशन में डाल दिया, क्योंकि बताया ही नहीं कि वो स्ट्रेन एरोप्लेन था नहीं था, कहाँ था। तो अब हम भी सब सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे होगे, मैं भी सोच रही हूँ कि वो क्या हुआ एंड में। एंड बस इतना ही है, वो सेफली लैंड हो गए वापस। और इट्स अ मिरेकल ही कह लो, क्योंकि लास्ट में तो बताया ही नहीं उन्होंने कि क्या हुआ, कैसे, मतलब क्या हुआ तो हमें पता ही है कैसे हुआ। मतलब इट्स अ मिरेकल बाय गॉड कि गॉड ने उनको हेल्प करी और उनको लैंड करवाया, वरना तो उनकी लाइफ वॉज ओवर। हम अब हमें ऑथर इससे क्या मॉरल देना चाहते हैं, क्या लाइफ लेसन देना चाहते हैं, कि यू हैव टू ऑलवेज एनालाइज द सिचुएशन कि कैसी सिचुएशन है। हर चीज़ को सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ को जोखिम में नहीं डाल रहे, बाकियों की भी लाइफ को जोखिम में डाल रहे हो। तो आपने क्या देखा, अपनी वेकेशन देखी, अपना ब्रेकफास्ट देखा और रिस्क ले लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सिचुएशन को समझना चाहिए, परखना चाहिए और फिर उस हिसाब से काम लेना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। Thinking about the text. Question number 1. I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take the risk? Now, the answer is the pilot of Dakota DS-088 plane was keen to reach home in England to spend a holiday with his family. On the way, his plane was engulfed in a huge storm of black clouds, so he decided to fly straight into the storm, and he did not want to miss the opportunity to meet his family for a good English breakfast. Thus, he took the risk of flying through the storm even when the visibility was almost nil. Question number 2. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. As the narrator entered the big storm of clouds, his plane started to jump and twirl in the air. He could not see anything outside the plane as it was engulfed by completely black storm clouds. When he looked at the compass and other instruments, they had stopped functioning due to the turbulent weather. It was a fearsome and frightening experience for the pilot. The fuel tank of his plane was almost empty and he could not fly more than 10 minutes in it. Suddenly, out of nowhere, he saw another black aeroplane with no lights on its wing appear by his side, and the pilot of that plane beckoned him to follow. The narrator obediently followed the other black plane and that had no light. He followed the strange black aeroplane without any choice through the storm and soon landed on the runway safely. Question number 3. Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? The pilot was delighted to land safely after being caught in a dense storm of dark clouds and was no sorry to walk away from the old Dakota. He was filled with gratitude for the pilot in the other black aeroplane and desperately wanted to thank him for helping him in such a fearsome situation. He felt sorry that he could not thank his benefactor enough for helping him land on the runway safely. Question number 4. What made the woman in the control center looks at the narrator strangely? The woman in the control center looked at the narrator strangely when the narrator mentioned the black aeroplane that helped him land safely on the runway.
She gave him a surprised look and told him that nothing except the narrator's plane was in the sky during the storm. The radar showed the narrator's plane as the only one in the night sky. Question number 5. Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reasons for your answer. Answer is there is no definite explanation for the appearance of the unknown pilot who helped the narrator. We can assume that it was probably the narrator himself who overcome his fear in the midst of a storm, as no other plane was visible in the radar except the narrator's Dakota DS-088. In that frightening situation, the pilot might have fantasized that someone had come to his help. However, he was a good pilot, brave enough to fly through a dense and turbulent storm and land on the runway safely. Thinking about language. Question number 1. Study the sentences given below. First, they looked like black mountains. Second, inside the clouds, everything was suddenly black. Third, in the black clouds near me, I saw another aeroplane. Fourth, the strange black aeroplane was there. The word black in sentences A and C refers to the very darkest color, but in the B and D here, it means without lights, with no light. Black has variety of meanings in different contexts. For example, A. I prefer black tea means I prefer tea without milk. Second, with increasing population with increasing pollution, the future of the world is very depressing without. With increasing pollution, the future of the world is black means with increasing pollution, the future of the world is very depressing without hope. Now try to guess the meaning of the word black in the sentences given below. Check the meanings in the dictionary and find out whether you have guessed right. First is go and have a bath. Your hands and face are absolutely black. The black in this sentence denotes that the face and hands are dark due to dust and dirt. Second, in the taxi driver gave Ratan a black look as he crossed the road when the traffic light was green. The black in this sentence refers to an angry or annoyed look. Third, the bombardment of Hiroshima is one of the blackest crimes against humanity. The black in this sentence denotes a dark and brutal incident against humanity. Fourth, very few people enjoy old Harold Pinter's black comedy. The black in the sentence denotes dark and distressing comedy. Next, fifth, sometimes shopkeepers store essential goods to create false scarcity and then sell these in black. The black in this sentence refers to the hoarding of goods by shopkeepers to sell those goods at a higher price later. Sixth villagers had beaten the criminal black and blue. The black in this sentence denotes that the criminal was beaten and badly bruised by the villagers. Question number 2. Look at these sentences. I was flying my old Agota. B. The young eagle had been afraid to fly with them. Answer is fly a flag means display a flag on a long pole, fly into rage, become suddenly very angry, fly along, move quickly or suddenly, fly high, be successful, fly the coop, escape from place. Third, we know that the word fly means to move through air using wings. Tick the words which have the same
or nearly the same meaning? Answer is swoop, flutter, float, skim, hover, glide, soar, sail, flit. Writing. You have ever been alone or away from home during thunderstorm? Narrate your experience in a paragraph. Activity to be done by yourself. You have to mention your own personal experiences. Now, the last part of this chapter, the poem. Here, you have to read the poem first. The name of the poem is How to Tell Wild Animals. This poem is written by Carolyn Wells. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. So let's start. ये एक बहुत ही फनी और ह्यूमरस पोएम है. आपको इसको पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे. आप एक बार नहीं बार बार पढ़ोगे इस पोएम को. इसमें पोएटेस हैं और उन्होंने डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स की या के एडजेक्टिव्स बहुत ही फनी तरीके से समझाए हैं और उन्होंने ऐसा लैंग्वेज यूज करा है कि ये खुद ही एक फनी पोएम बन चुकी है. उन्होंने डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स की बात करी, जैसे एशियन लॉयंस, बंगाल टाइगर, बियर. सबसे इन्होंने सबका इंट्रोडक्शन कराया और सबको इंट्रोड्यूस करा रही हैं, सबका एक्सप्लेनेशन दे रही है बहुत ही ह्यूमरस मैनर में. दिस इज अ कॉमिक पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स. कि आप समझ जाओ कि वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं. तो ये एक बहुत ज़्यादा फन पोएम है. तो लेट्स रीड. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. अब इसमें किसकी बात हो रही है? एशियन लायन की बात हो रही है. एंड देखते हैं क्या बात हो रही है वो. कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कि अगर आप बाय चांस कभी चले गए
या आपको कभी कोई चांस मिले कि पूर्व के जंगल में जाना हो और यहाँ पर एक लंबा तथा भूरा पीले रंग का जो जानवर है आपकी ओर आगे बढ़े और वो आप पर इस तरह दहाड़े कि आप मरने वाले हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक एशियन शेर है, एशियन लायन है। क्योंकि उसकी इतनी तेज रोर होता है, इतनी तेज उसकी आवाज होती है कि समझ ही आ जाता है कि ये एशियन लायन है। नेक्स्ट, और इफ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger is discerned. अब से किन में किसके बारे में बात करी है? बंगाल टाइगर के बारे में बात करी है। और क्या बात करी है कि यदि किसी समय आप भटकते हुए कि आप जा रहे हो, भटक रहे हो और आपका सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए। अब इसको क्या बोले? शाही जंगली जानवर, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हैं। तो केवल ये ध्यान रखिएगा कि कहीं वह आपको खा ना जाए। अब हम उस समय ये देखेंगे कि वो हमें खा ना जाए या हम डरने का या भागने का सोचेंगे। उसका भयानक मतलब टेरेबल होना, ये सिंपल सा रूल है कि वो बहुत ज़्यादा टेरेबल होगा, तो आप समझ जाइएगा और आपको जानने में मदद करेगा कि ये बंगाल का बाघ है, मतलब बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट, इफ स्ट्रोलिंग forth a beast of you view whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you'll know it is leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? एक लेपर्ड की। अब वो कह रही है कि अगर किसी को टहलते हुए ऐसे एक जानवर दिखाई दे जाए जिसकी खाल, बोला हुआ है ना, हाइड विद स्पॉट्स, धब्बे हों, धब्बों से ढकी हुई हो और यह तेजी से छलांग लगाए, तो यह जानवर अवश्य ही एक तेंदुआ होगा। वो क्या कह रहे हैं हम? दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप एकदम डर जाओ, चीखो, तो उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एक बार नहीं बार बार कूदता ही रहता है, उछलता ही रहता है। नेक्स्ट, फोर्थ, if when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very hard, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more cares. अब इसमें किसकी बात हो रही है? एक बियर की बात हो रही है। अब वो क्या कह रहे हैं कि कभी आपको अपने आंगन में, यार्ड क्या होता है? आंगन में आसपास घूम रहे हो आप और आपको एक ऐसा क्रिएचर मतलब प्राणी मिल जाता है जो आपको बहुत जोर से हग कर लेता है, मतलब गले लगा लेता है, तो वो कह रही है विश्वास कीजिएगा कि ये एक बियर है, मतलब भालू है। और अगर आपको डाउट है कि एकदम आपको ऐसे डाउट नहीं हो जाता कि जैसे हमें कोई हक करता है और हमें से उसको पहचान रहे हो या समझ ना आए हमें, तो वो क्या कह रहे हैं कि फिर वो आपको एक बार नहीं, वो आपको एक और बार हक करेगा, मतलब प्यार करेगा। केयर मतलब प्यार से हक करेगा। फिफ्थ, दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey are novice might non-plus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles. अब इसमें किन किन की बात करी है उन्होंने? हाइना की और क्रोकोडाइल की। उनके बीच के डिफरेंस को बता रही हैं। वो कह रही हैं कि
जिस भी इंसान को इतना ज़्यादा एनिमल्स के बारे में पता नहीं है तो वो हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने में गलती कर देते हैं, लेकिन लेकिन उनको डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हाइना होता है, हाइना को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लकड़भग्गे। जो लकड़भग्गे होते हैं वो हमेशा हंसते हुए ही दिखाई देते हैं और आपको, और मगरमच्छ जो होते हैं वो हमेशा रोते हुए दिखाई देते हैं, आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जैसे कोई अगर रो भी रहा होता है तो आप क्या बोलते हो, अरे इसके तो मगरमच्छ के आंसू हैं। तो एक आइडियम है कि जो मगरमच्छ है वो हमेशा रो रहा होता है और जो लकड़भग्गा है वो एकदम हंस रहा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड इट इज द लास्ट वन। द ट्रूथ chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. अब इसमें किसकी बात कर रही है, पोएटेस गिरगिट की। कैमिलियन को क्या बोलते हैं, गिरगिट की। और वो क्या कह रही हैं, अब वो कैमिलियन को लिजर्ड से कंपेयर कर रही हैं कि वो इवेंचुअली, मतलब वास्तविकता में जो एक कैमिलियन है वो एक लिजर्ड की तरह ही छोटा सा क्रिएचर है, या क्रिएचर है। उसे, वो कह रही है उसका ना कोई कान होता है ना उसके विंग्स होते हैं। और यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ गिरगिट होता है। क्योंकि गिरगिट का क्या माना जाता है कि वो रंग बदलते हैं। अगर वो पेड़ पे भी होंगे तो आपको ऐसा लगेगा वो नहीं है, क्योंकि वो एकदम वुड कलर जो ब्राउन होता है वैसा हो जाता है। और अगर वो लीव्स पे होता है तो वो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। इस बहुत फनी फनी वे में बहुत फनी फनी चीज़ों से कंपेयर करके वाइल्ड एनिमल्स को बताया हुआ है कि वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, डज dying really rhyme with lion? Can you say it in such a way that it does? No, dying does not rhyme with lion. If we pronounce the word lion as lying, then probably it would rhyme with the word dying. Question number 2, how does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When you can you do so according to him? The poet suggests that if a large and tawny beast roams in the jungle in the east and roars towards us, then it is the Asian lion. On the contrary, if a noble wild beast with black stripes on a yellow coat roams about the jungle freely, it must be a Bengal tiger. Besides, the poet also mentioned that the lion usually roars loudly when it attacks its prey, uh, while a tiger attacks its prey silently. Question number 3, do you think the word leapt and leap in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? The word leapt and leap are spelled incorrectly in the poem. The poet has spelled them in such a way to maintain the rhyme of the poem. The correct spelling of the words leapt is Leapt, and lep is Leap. The poet has deliberately spelled them incorrectly to create an element of humor, therefore emphasizing the word leopard in every line. Question number 4, do you know what is bear hug? It's a friendly and strong hug such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own languages? A bear hug refers to bear's close and tight embrace with both hands on its victim. Other animals also have similar expressions, such as a hyena.
never laughs, but its face looks like that. Crocodiles never weep, but they burst into tears when they swallow their prey or victims. Question number 5. Look at the line. A novice might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? The line a novice might nonplus can be correctly written as a novice might be nonplussed. However, the usage of incorrect line is in sync with the poem as it helps in maintaining the rhyme scheme of poem by using the incorrect word nonplus. It rhymes with thus. THUS. Question number 6. Can you find other examples of poet using lib- liberties with language, either in English or in your own languages? Can you find examples of humorous poem in your own languages? Yes, there are several instances where poets are liberties with the language to create proper rhyming of the poem. This is often referred to as a poetic license. For example, in the poem Tale of Custard the Dragon by Ogden, the spellings have been changed to create a rhythmic effect. Realio, trulio, instead of really and truly. The lines are given below. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon. Question number 7. Much of the humor in the poem arises from the way language is used. Although the ideas are funny as well, if there are particular lines in the poem that you especially like, share these with the class, speaking briefly about what is about the idea or the language that you like or find funny. The poet has kept a language of the poem very simple and humorous. Some of the lines that appear funny in the poem are a noble wild beast greets you. Although the sentence appeared that the wild beast might greet you, that it is quite funny and unlikely that a ferocious animal like a tiger would do that. In another context, the line he'll only leap and leap again is also very humorous. The word leap is used to maintain the rhyme scheme of the word leopard and is used to create humor in the poem. This is all about your chapter 3. I hope you'll read the chapter again and revise the question answers. Till then, take care everyone. Bye bye. Hello everyone. My